बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंट कंटेंट डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर के लिहाज से। इसमें हम दोबारा से केसी और केपी एक्सप्रेशन लिखना सीखेंगे और इसमें हम जो है वो ली चैटलर की जो प्रिंसिपल है उसको देखते हुए शिफ्ट प्रिडिक्शन भी मैं आपको दोबारा इसमें रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है, सो हम इसमें रिवीजन करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से। सो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम सबसे पहले हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम वी नो दैट दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस। ठीक है, फेज के लिहाज से जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो फेज है उसके लिहाज से जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं इक्विलिब्रियम की, then the equilibrium is classified as homogeneous and heterogeneous. You can understand by the name of homogeneous and heterogeneous that if we talking about the very first type of the equilibrium, that is homogeneous. Okay, homogeneous की हम बात करते हैं homogeneous. ठीक है, homogeneous it means that both reactants and the products are in the same phase. Okay, phase means that they are in the same gaseous phase or in the same solid phase or in the same liquid phase. Okay, so homogeneous means that the reactants and the products are in the same phase. For example, let's consider one example, that is like SO, हम सल्फर की ऑक्साइड्स की इसकी ले लेते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स की, दैट इज फॉर एग्जांपल SO2. SO2 is in the gaseous form. Okay, I will take the example of conversion of SO2 into SO3. ठीक है, फिर हम ले लेते हैं इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं, इसको अपने दूसरे इसमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, then it is converted to SO3. ठीक है, अब ऑक्सीजन भी गैशियस फॉर्म में है और SO3 भी गैशियस फॉर्म में। यू कैन सी हेयर दैट द रिएक्टेंट SO2, ऑक्सीजन and the product SO3, ये सब के सब किस चीज में है? They are all in the same phase, that the thrice of them are present in the gaseous form. So homogeneous equilibrium is that one in which your reactants or products are in the same phase. Just like in this example that you can see that SO2 is in the gas form, oxygen, that is sulfur dioxide, oxygen and sulfur trioxide, three of them are in the gaseous form. Now coming towards the heterogeneous equilibrium. Okay, now heterogeneous, by the name of it you can understand that hetero means different. It means that your reactants and products are in the different phase. For example, if I take the example of calcium carbonate decomposition, thermal decomposition, okay, CaCO3. So thermal decomposition जब हम इसकी लेते हैं तो in case we will take the example of it, तो यहाँ पर हम लेंगे CaCO3. ओके, नाउ हम इसको डिकम्पोज करते हैं. सो CaO, नाउ कैल्शियम कार्बोनेट इज इन द सॉलिड स्टेट. कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, वो भी सॉलिड स्टेट में होगा, plus it will result in the formation of carbon dioxide which is in the form of gas. Okay, so you can see here that one of the product is in the gaseous state. So this equilibrium state, this reaction in the equilibrium state will be having an heterogeneous equilibrium because it has more than one state, that is the reactant and products are present in more than one state. Okay, केसी एंड केपी एक्सप्रेशन. केसी और केपी एक्सप्रेशन क्या देखें बच्चे, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो हेट्रोजीनस है उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों आ सकते हैं. अब केसी और केपी एक्सप्रेशन में आपने उसी तरह से जो है इसको लिखना है जो कि मैंने आपको पहले क्लास में भी बताए हैं, बार बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. अब इस केसी एक्सप्रेशन में जो चीज़ आप बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो इसमें जो ट्रू स्टेट्स हैं उनको भी मेंशन कर देते हैं. आपने ट्रू स्टेट्स को मेंशन नहीं करना होता. ट्रू स्टेट से मुराद ये क्या है कि जो अगर ट्रू सॉलिड्स और जो ट्रू लिक्विड्स होते हैं, ट्रू सॉलिड्स और ट्रू लिक्विड्स को हम केसी और केपी एक्सप्रेशन में मेंशन नहीं करते. ऑब्वियसली जो अगर वो सारे के सारे गैशियस फॉर्म में तो वो सारे मेंशन होंगे, लेकिन ट्रू सॉलिड्स को और ट्रू लिक्विड्स को हम मेंशन नहीं करेंगे अपने केसी और केपी एक्सप्रेशन में.
फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपकी बुक से एक क्वेश्चन लिया है, दैट इज योर सेल्फ चेक। मैंने सेल्फ चेक लिया है आपकी बुक से, दैट इज सेल्फ चेक 7.4। उसी को मैंने रिपीट किया है आपके इस लेक्चर में। फॉर एग्जांपल यू कैन सी एट द वेरी फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन में मैं आपको फर्स्ट रिएक्शन का केसी और केपी एक्सप्रेशन बताने लगी हूँ। सो इन द फर्स्ट केस जब हमारा केसी एक्सप्रेशन होगा, योर केसी एक्सप्रेशन में ऑब्वियसली केसी एक्सप्रेशन में हम पहले प्रोडक्ट लेते हैं। तो प्रोडक्ट आपकी क्या चीज़ है? प्रोडक्ट आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड हेयर। ओके, अब इसको थोड़ा प्रॉपर करके लिख लेते हैं, CO2, okay, carbon dioxide. Now the second product is Fe, which is in solid, so it won't be written. और product side reactant side पे आप देखें कि FeO जो आयरन ऑक्साइड है ये भी सॉलिड में है और कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ गैस में। तो सिर्फ हम जो रिएक्टेंट साइड पे जो है वो हम CO को मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका KC एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब अगर मैं इसके लिए KP एक्सप्रेशन आपका लूँ तो KP एक्सप्रेशन भी आपका क्या होगा? KP एक्सप्रेशन, रिमेंबर स्टूडेंट्स, KC एक्सप्रेशन वी आर कंसर्न विद द मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज द रीजन दैट वी रिप्रेजेंट द मोलर कंसंट्रेशन बाय द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। लेकिन जब हम KP एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो KP एक्सप्रेशन में हम ब्रैकेट्स इस्तेमाल नहीं करते, वहां पे हमें हमारा कंसर्न प्रेशर से है, इसलिए हम P यूज करेंगे। सो P CO2 ओवर PCO, ठीक है, इस लिहाज से होगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं आपके क्वेश्चन की बी पार्ट। अब बी पार्ट में आप देखें यहाँ पे एरो मिसिंग हो गया, एरो देख लीजिए, यहाँ पे एरो लगा लेते हैं आपके, ठीक है। ये यहाँ पे एरोज हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो सेकेंड एग्जाम्पल है आपकी, सेकेंड में P4 + 5 ऑक्सीजन, यहाँ पे आप लोग अपनी एरोज लगा लीजिएगा रिवर्सिबल, और फिर P4O10, ओके। नाउ इन दिस केस योर प्रोडक्ट इज सॉलिड स्टेट, सो इट वॉन्ट बी रिटन इन द KC एंड KP एक्सप्रेशन, वेयर एज द रिएक्टेंट साइड सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो गैशियस फॉर्म में। तो इसका जो KC एक्सप्रेशन होगा वो किस तरह से लिखा जाएगा? दैट KC एक्सप्रेशन विल बी 1 अपॉन ऑक्सीजन 2, और कितने नंबर ऑफ मोल्स है वहाँ पे? 5 है, तो ये पावर जो है वो आपकी ब्रैकेट्स के ऊपर आ जाएगा। वेयर जो KP एक्सप्रेशन आप लेंगे दैट 1 अपॉन P, अब वहां पर जो पावर है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के ऊपर आएगी, यहाँ जो पावर P के ऊपर आएगी, सो P5O2, ठीक है, इस तरह से आएगा। ओके, अब थर्ड वन C ले लेते हैं, C पार्ट इसका, ठीक है। आप लोग एरोज लगा लीजिएगा यहाँ पे रिवर्सिबल की। सो अब यहाँ पर जो इसका थर्ड C पार्ट है इसको हम कैसे, अब यहाँ देखें बच्चे, यहाँ पर आपका ये गैशियस फॉर्म में है, क्लोरीन भी गैशियस फॉर्म में, मीथेन भी गैशियस फॉर्म में, और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो अपनी प्योर फॉर्म में लिक्विड में, तो हम इसको मेंशन नहीं करेंगे KC और KP एक्सप्रेशन में। सो फॉर दिस वी विल राइट द KC एक्सप्रेशन एज KC इज इक्वल टू, ऑब्वियसली प्रोडक्ट लेंगे तो HCl, पावर ऊपर 4 आ जाएगी बिकॉज 4 मोल्स है। नाउ रिएक्टेंट साइड CH4 एंड Cl2, ऑब्वियसली क्लोरीन इज 4 मोल है तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। अब इसका KP एक्सप्रेशन लिखते हैं, KP एक्सप्रेशन विल बी, अब देखिए बेटा KC एक्सप्रेशन में हमने जो है उसकी मोलर कंसंट्रेशन जो ली है आपने 4 में ली है, ठीक है। तो इसके अंदर आप इसको कहेंगे P की पावर 4 आ जाएगा, HCl, now PCH4। नाउ वन मोर थिंग टू मेमोराइज इज दैट कि आपने प्लस का साइन नहीं लगाना है। हम KC एक्सप्रेशन में सिर्फ ब्रैकेट से जाहिर कर देते हैं, ऑब्वियसली ब्रैकेट का मतलब होता है प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जो है इसमें हम यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और फिर क्या आ जाएगा P4Cl2। सो दिस इज द वे टू राइट द योर KC एंड KP एक्सप्रेशन। बच्चे अच्छे से लिखें, बिकॉज देखें आप करेक्ट लिखेंगे तब आपको मार्क्स आएगा, एक माइनर मिस्टेक भी होगी तो आपका मार्क कटेगा। तो इसलिए आपने याद रखना है कि KC एक्सप्रेशन में हम ब्रैकेट्स यूज करेंगे बिकॉज वी आर कंसर्न विद द मोलर कंसंट्रेशन, एंड इन KP एक्सप्रेशन वी आर कंसर्न विद द प्रेशर, सो दैट इज द रीजन दैट द पावर विल बी रिटन ऑन द P, ठीक है। उसको उसके सुपरस्क्रिप्ट में हम लिखेंगे
Now we will discuss the Lee-Chatter principle and the shift and the product and the shift prediction. ठीक है, इसमें मैंने आपको जैसे आपको ली-चैटलर का प्रिंसिपल हमने अच्छे से रिवाइज पहले भी किया है. ली-चैटलर का जो प्रिंसिपल है, व्हाट इज ली-चैटलर प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू ली-चैटलर प्रिंसिपल, अगर एक सिस्टम जो है वो आपका ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है और आप उसके अंदर कोई चेंज इम्पोज कर देते हैं, फैक्टर्स लाइक कंसंट्रेशन में कोई चेंज कर देते हैं, प्रेशर में कोई चेंज करते हैं, या वो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसके अंदर अगर आप कोई चेंज लाते हैं, देन द सिस्टम इफ द सिस्टम द चेंज इज इम्पोज ऑन द सिस्टम विच इज एट इक्विलिब्रियम, तब हम इक्विलिब्रियम में शिफ्ट लाएंगे इन अ डायरेक्शन विच टेंड्स टू रिड्यूस दैट चेंज. तो इक्विलिब्रियम की शिफ्ट रिएक्शन की उस तरफ चली जाएगी जिससे उस चेंज को वो खत्म करके दोबारा से रीएस्टैब्लिश कर सके इक्विलिब्रियम को. इसमें डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं. जब एक सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में मौजूद है, सिस्टम इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम एंड चेंज इज इम्पोज्ड ऑन इट, सो यू विल रिमेंबर, आपने इसको चीज याद रखनी है, यू शुड रिमेंबर दैट द इक्विलिब्रियम शिफ्ट विल बी इन द डायरेक्शन विच टेंड्स टू रिड्यूस द चेंज. जो चेंज आपने सिस्टम में लाया है, जब तक कि उस जो शिफ्ट उस तरफ जाएगी, उस चेंज को खत्म करेगी और उस सिस्टम को दोबारा से इक्विलिब्रियम में लेके आएगी. इसमें डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं आपके, जिसमें आ जाते हैं आपके कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर. सबसे पहले जो है हम कंसंट्रेशन को देख लेते हैं. ठीक है, कंसंट्रेशन, लेट्स कंसीडर, अभी हम एक हाइपोथेटिकल जर्नल रिएक्शन की एग्जांपल ले लेते हैं. Let's consider we have A and B are your reactants, C and D are your products, और ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है. ठीक है, अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है. नाउ लेट्स कंसिडर, अगर मैं रिएक्टेंट्स में से किसी को ले लेती हूँ. ठीक है, इफ आई एम इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट ए. ठीक है, अगर मैं कंसंट्रेशन रिएक्टेंट साइड में से रिएक्टेंट की बढ़ा रही हूँ, तो जो प्रिडिक्शन जो होगा इसमें भी क्या है, इसकी फॉर एग्जांपल ए की जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन जो है वो मैंने बढ़ा दी है, तो इसमें क्या होगा, दैट द शिफ्ट विल बी फॉरवर्ड होगी कि ज्यादा से ज्यादा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए. तो यहाँ पर जो शिफ्ट किस तरफ होगी, देन इन दिस केस द शिफ्ट विल बी टुवर्ड्स फॉरवर्ड, के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगी और दोबारा से इसकी जो कंसंट्रेशन है वो रीस्टैब्लिश कर सकेगा. इसी तरह अगर बी की भी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तब भी जो रिएक्शन होगा वो किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा. इफ you will increase the concentration of reactant, the shift will be towards product. Okay, if you will increase the concentration of any of the reactant, the direction or the shift will be towards forward to form product. और if you अगर आप जो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, लेट्स सी इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी, अगर आप सी और डी की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यू आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ योर प्रोडक्ट साइड, आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है सी और डी की बढ़ाते हैं, तो इसमें क्या होगा, तब फिर आपकी जो शिफ्ट होगी वो रिवर्स हो जाएगी, ऑपोजिट चली जाएगी. ओके, देन इट विल बी रिवर्स, ये रिवर्स कंडीशन में चला जाएगा. नाउ अगर हम बात करें रिमूव करने की, कि अगर रिमूव कर रहे हैं रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट को रिमूव करना है, देन इन दिस केस आप क्या किस तरह से समझेंगे, इस तरह से, अगर आप रिमूव कर रहे हैं, इफ यू आर रिमूविंग द रिएक्टेंट और यू आर रिमूविंग द प्रोडक्ट, तो उसमें फिर आप डायरेक्शन किस तरह से प्रिडिक्ट करते हैं. ओके, इफ यू आर डिक्रीजिंग, पहले हमने किस चीज के केस को डिस्कस किया, इंक्रीज की कंडीशन को, कि जिस चीज से आप जिस चीज की अमाउंट या कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज करेंगे तो ऑपोजिट शिफ्ट होगी. मतलब अगर रिएक्टेंट साइड की आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, देन द शिफ्ट विल बी टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड. इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट साइड, द शिफ्ट विल बी टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड. अब अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं, इफ यू आर डिक्रीजिंग द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, देन द शिफ्ट विल बी टुवर्ड्स रिएक्टेंट. ठीक है, जिस चीज की आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे, आपकी शिफ्ट उसी की तरफ होगी. इंक्रीज जब आप करते हैं तो उसकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है,
ऑपोजिट होती है, लेकिन जब आप डिक्रीज करते हैं तो उसी की तरफ डायरेक्शन जाएगी। अगर आप रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहे हैं तो शिफ्ट भी आपकी रिएक्टेंट की साइड पे ही जाएगी, और अगर आप प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहे हैं तब भी जो शिफ्ट है वो किसकी तरफ जाएगी, प्रोडक्ट साइड पे जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हैबर प्रोसेस में हम अमोनिया को बार बार रिमूव करते हैं, वी आर रिमूविंग अमोनिया अगेन एंड अगेन, तो उसमें क्या होता है कि जब हम अमोनिया रिमूव करें मतलब उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं उसको, तो इसीलिए शिफ्ट जो होती है वो प्रोडक्ट साइड पे जाती है और हमें ज्यादा से ज्यादा अमोनिया की यील्ड मिलती है। इसीलिए हैबर प्रोसेस में अमोनिया की यील्ड क्या होती है, हमें मैक्सिमम अटेन होती है, कि उसमें से एक फैक्टर जो है ली चैटलर का जो हम उस पर एम्प्लॉय कर, बल्कि इसमें हम सारे फैक्टर्स वही यूज करते हैं जो कि हम ली चैटलर के प्रिंसिपल में पढ़ते हैं। उसमें से एक फैक्टर ये भी है कि हम कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो उसमें प्रोडक्ट रिमूव हो रही होती है, तो इसमें भी अगर आप प्रोडक्ट या रिएक्टेंट साइड को डिक्रीज करोगे या रिमूव करोगे देन द शिफ्ट विल बी टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर स्पीशी। इफ यू आर removing or decreasing reactant, the shift will be towards reactant. If you are removing or decreasing the product, the shift will be towards product. Now very important factor जो कि आप मिक्स कर देते हैं बाजू का, we know that depending upon the temperature, हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं ली चैटलर प्रिंसिपल में, हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वी नो स्टूडेंट्स, आप अच्छे से जानते हो कि जब हम किसी चीज़ पे काम कर रहे होते हैं दैट इज़ योर सिस्टम, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ रिएक्शन दैट दिस इज़ योर सिस्टम एंड और जो इर्द गिर्द की जो एनवायरनमेंट है वो आपकी क्या है, वो सराउंडिंग है। एक्सोथर्मिक में क्या है कि जो सिस्टम की हीट है वो सराउंडिंग में आपकी रिमूव हो जाती है। एक्सो मीन्स आउटसाइड, मीन्स रिमूव हो जाती है हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपकी जो हीट है वो किस फॉर्म में होती है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट। ओके, जब आपका रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, ठीक है, लेट्स कंसीडर, आप एक रिएक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं कि ए जैसे हमारा जो है वो रिएक्टेंट है और बी जो है वो हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है। अब अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट जो होगी वो आपकी क्या होगी, वो आपकी प्रोडक्ट है। Heat is your product. In this case, you can understand by this that this exothermic reaction will be favored at low temperature. ओके अब ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये फेवर किस पे हो रहा है, इट इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। सो अगर हम इसमें चेंज लाते हैं, हम कहते हैं कि आप शिफ्ट प्रिडिक्ट करें इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है। अब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और रिमेंबर स्टूडेंट्स, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसकी एंथैल्पी कैसी होगी, आप डेल्टा एच कैसे लेते हो उसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो आपकी एंथैल्पी है, एंथैल्पी इज व्हाट, एंथैल्पी इज योर हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी विल बी नेगेटिव। ओके, फॉर एग्जांपल इन हैबर्स प्रोसेस द एंथैल्पी ऑफ योर अमोनिया फॉर्मेशन इज -92.46 किलो जूल, ठीक है। तो वो भी जो हैबर प्रोसेस में हम अमोनिया की सिंथेसिस करते हैं तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इट मीन्स इट विल बी फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर पे फेवर होगा। अगर मैं इसका टेम्परेचर लो करूंगी तो क्या होगा, दिस विल फेवर मी टू मेक मैक्सिमम प्रोडक्ट। अगर मैं टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर दूंगी तो क्या होगा, इससे रिएक्शन में शिफ्ट आएगी कि वो फॉरवर्ड के बजाय शिफ्ट किस तरफ चली जाएगी, वो रिवर्स में चली जाएगी। व्हेन यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर दैट इन अ रिएक्शन दैट इज एक्सोथर्मिक, और आपकी जो है एंथैल्पी भी नेगेटिव है और वो फेवर भी लो टेम्परेचर पे हो रहा है, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इस केस में क्या होगा, दैट वो फॉरवर्ड के बजाय रिवर्स चला जाएगा। यस, इफ अगर वो लोअर टेम्परेचर पे है तो वो लोअर पे ही फेवर होगा। अगर आप इंक्रीज करोगे इट विल बी व्हाट इट विल हैपन, अगर आप इंक्रीज करोगे इट विल इंक्रीज करने से उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से आपकी शिफ्ट जो है वो ऑपोजिट चली जाएगी। सो नेक्स्ट इसमें देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में फिर वी नो दैट कि एंडोथर्मिक में हमारा जो हीट है वो हमें चाहिए, हीट एनर्जी हमें चाहिए टू प्रोसीड द रिएक्शन, दैट द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द सिस्टम तो एंड इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड द रिएक्शन, सो हीट इज रिएक्टेंट। सो इसमें जो आपका हीट जो होती है वो रिएक्टेंट साइड पे लिखी जाती है और इसकी जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी मींस दैट हीट ऑफ रिएक्शन, द एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन विल बी पॉजिटिव। नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स,
in endothermic reaction, endothermic inside, endothermic reaction, it means that from your surrounding you are entering the heat energy into the system, and the energy is required or heat energy is required to proceed the reaction. endothermic reaction में हमारी heat जो है वो reactant है. इसका मतलब है this reaction will be favored at high temperature. This reaction will be favored at high temperature. So in this case, if I increase the temperature, then obviously this reaction will proceed in the forward reaction. अगर जो है ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है और मैं इसको टेम्परेचर को लो कर देती हूँ, तो इसमें क्या होगा, फिर इसमें फिर ऑपोजिट शिफ्ट आ जाएगी. फिर इस केस में जो है आपकी जो शिफ्ट है वो ऑपोजिट होगी, फॉरवर्ड नहीं होगी. हाई टेम्परेचर पे फॉरवर्ड होगी और लो टेम्परेचर पे क्या हो जाएगी, इसकी शिफ्ट जो है वो रिवर्स हो जाएगी. इसलिए अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए और आपने सबसे पहले इसमें जज कैसे करना है कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, यू कैन जज इट बाय सीइंग द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी. अगर आपने एंथैल्पी देखनी है तो आपने नेगेटिव या पॉजिटिव देखनी है, नेगेटिव या पॉजिटिव के लिहाज से देखनी है. अगर आपकी नेगेटिव एंथैल्पी है, इट मींस दैट दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. इफ योर एंथैल्पी इज पॉजिटिव देन दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. ठीक है, क्योंकि उसमें आप सिर्फ ये एंथैल्पी के थ्रू आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है. ठीक है, तो बच्चे अगर वो एक्सोथर्मिक है और वो नेगेटिव एंथैल्पी है और वो टेम्परेचर हाई कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, शिफ्ट प्रिडिक्शन क्या होगी, रिवर्स डायरेक्शन. अगर वो रिएक्शन पॉजिटिव एंथैल्पी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो आपके क्या होगा, वो टेम्परेचर हाई है और वो लो पे जा रहा है, तो वो ऑपोजिट आएगा. आपने ऑपोजिट केस वाइस वर्सा देखना है. एक्सोथर्मिक फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, तो जब हाई करेंगे तो वो रिवर्स चला जाएगा. एंडोथर्मिक फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर लो करोगे तो वो रिवर्स चला जाएगा. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर. अब इसमें जो फैक्टर्स आपने देखने होते हैं बच्चे, उसमें आप देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स पे. फॉर एग्जांपल मैं हैबर प्रोसेस की ही एग्जांपल लूंगी. इसमें जब हम इसकी एक इक्वेशन लिख लेते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन, वी नो दैट द रिएक्टेंट इन इट इज अमोनिया. ठीक है, अमोनिया फॉर्मेशन है. हैबर प्रोसेस इज यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया. ठीक है, इसमें आप सबसे पहले जब आप प्रेशर लेते हो, इसकी मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ, N2 दैट इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2NH3. ठीक है बेटा, अब जो इसमें जो प्रेशर की कंडीशन है, इसमें है हाई प्रेशर. ओके, मैं आपको पहले पॉइंट्स बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो दिस, अगर हम हैबर प्रोसेस की एग्जांपल लेते हैं, तो ये पहली चीज क्या है जी, ये हाई प्रेशर पे होगा, दैट इज अबाउट 200 to 300 ATM. ओके, अब जब आप शिफ्ट प्रिडिक्शन स्टडी करते हैं, उसमें आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड. ठीक है, रिएक्टेंट साइड पे आप देखोगे और प्रोडक्ट साइड पे देखोगे. अब इस केस में आपने जब प्रेशर हाई करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स आपके जो मॉलिक्यूल्स के होंगे प्रोडक्ट के, वो कम हो जाएंगे. आपकी प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने हैं, 2 मोल्स हैं. इस रिएक्शन में देखिए रिएक्टेंट साइड पे कितने, नाइट्रोजन इज 1, ठीक है 1, एंड हाइड्रोजन इज 3. टोटल कितने हो गए, 4 मोल्स. प्रोडक्ट साइड कितना है, 2 मोल्स. तो प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 हैं. रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा है. इसका मतलब है मुझे हाई प्रेशर चाहिए, बिकॉज आप यहाँ पर जो स्टडी करते हैं दैट प्रेशर और वॉल्यूम में यू नो दैट इट इज इनवर्स रिलेशन, और अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स. तो यहाँ पर आप प्रेशर जो है जब इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स जो है आपके कम होंगे. तो शिफ्ट प्रिडिक्शन में क्या है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो शिफ्ट उस तरफ होगी जब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे. तो यहाँ पे हैबर प्रोसेस में जब आप हाई प्रेशर यूज करते हैं तो उसका रीजन क्या है, बिकॉज आई नीड अमोनिया एंड इन द अमोनिया साइड देयर आर 2 मोल्स, सो इट मींस दैट आई नीड हाई प्रेशर. अगर मुझे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन चाहिए तब मैं क्या करूंगी, प्रेशर को लो कर दूंगी ताकि जो है नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आ जाए. हाई प्रेशर लो नंबर ऑफ मोल्स, लो प्रेशर हाई नंबर ऑफ मोल्स. इट मीन्स दैट वाइस वर्सा. आपने प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स में इनवर्स रिलेशन को देखना है कि अगर मुझे प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन में आपके क्या है, कम है, तो इसका मतलब है मुझे प्रेशर क्या चाहिए होगा, मुझे इंक्रीज प्रेशर चाहिए होगा. इसी तरह आपको जब कोई इक्वेशन दे दी जाती है और कहा जाता है कि इफेक्ट देखें प्रेशर का, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम कोट कर लेते हैं समझने के लिए.
सो लेट्स सी, मैं आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर रही हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, प्रिडिक्ट द शिफ्ट। ओके, तो इसके अंदर जो आपका एक इसमें मैं ले लेती हूँ, दैट इज PCl3, that is phosphorus trichloride plus 3 moles of ammonia, and reversible reaction है, and it is PNH2 thrice plus 3 HCl. Now students look at here, यहाँ पर जो number of moles आ रहे हैं, यहाँ पर 1 plus 3 is equal to 4, and here 1 plus 3 is equal to 4. Both sides are 4 moles. It means that there will be no effect of pressure. Remember students, अगर आपके पास number of moles दोनों side पे equal आ जाते हैं, it means that the system is already at equilibrium stage और आपके इसमें pressure का कोई effect नहीं होगा. So ये वाला जो पहला reaction है, ये क्या होगा? It is at equilibrium. So there will be no effect of pressure. जब आप देखें कि आपकी equation पे both side number of moles same आ रहे हैं, तो it means that there will be no effect of pressure on it. Okay? एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें इफेक्ट नजर आए। ये अभी आपको यहाँ पर जो है, इन्होंने ये नहीं कहा कि प्रेशर जो है वो आपका रिड्यूस हो रहा है, उसमें इन्होंने कहा वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड। वॉल्यूम अगर रिड्यूस है, इसका मतलब है प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल बोथ साइड सेम है, तो इट मीन्स दैट दिस सिस्टम विल बी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में इससे प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नाउ लेट्स कंसीडर अनदर एग्जांपल, 2NO प्लस ऑक्सीजन, equilibrium stage 2NO2. Now in this case look at here, 2 plus 1, so there are 3 number of moles, so at the product side this is 2, so the less 2, अगर हमने product side को देखना है तो यहाँ पे क्या है, number of moles 2 हैं, तो यहाँ पर अगर मैं pressure increase करूँगी तो इसमें क्या होगा? फॉरवर्ड जाएगा। और अगर वो आपकी बुक, अकॉर्डिंग टू योर बुक, वो क्वेश्चन कह रहा है कि वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड, इसका मतलब है प्रेशर हाई है, वॉल्यूम रिड्यूस प्रेशर हाई, तो इट मीन्स इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? डायरेक्शन इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है, जब प्रेशर हाई होगा, इसमें प्रेशर हाई है, वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, तो इट मीन्स दैट इट विल बी फॉरवर्ड। अगर यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा? वो फिर डायरेक्शन क्या होगी? रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम के जो आपने स्टेटस देखना है, क्या करना है? इनवर्स लेना है। ओके स्टूडेंट्स, ये शिफ्ट प्रिडिक्शन को और केसी एंड केपी एक्सप्रेशन को अच्छे से अपनी कॉपीज पे जो है आपने सेल्फ चेक्स के थ्रू अपनी एक्सरसाइज और जो मैंने आपको क्लासरूम में भी इसकी एग्जाम्पल्स कराई हैं उसको अच्छे से कीजिएगा, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैटलिस्ट। ठीक है, अब कैटलिस्ट हम क्यों लेते हैं? हम कैटलिस्ट कहते हैं विच स्पीड्स अप द रिएक्शन बट रिमेन्स अनचेंज। आपका जो कैटलिस्ट है वो फॉरवर्ड का और रिवर्स रिएक्शन दोनों की स्पीड्स को इक्वली वो करता है, इसीलिए जो कैटलिस्ट है उसका आप जो कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई वो नहीं होगा, बिकॉज वो इक्वली फॉरवर्ड रेट को और रिवर्स रेट को इक्वली इनहेंस करेगा। सो कैटलिस्ट का हम इसमें कोई पर्टिकुलर जो इफेक्ट है वो नहीं करते, बिकॉज कैटलिस्ट इक्वली रिवर्स और फॉरवर्ड रेट को लेता है। ठीक है, सो आप जैसे आप कहते हैं कि कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट, इफेक्ट नहीं होगा। अगर वो कैटलिस्ट जब आप ऐड भी करते हो तो वो क्या होगा कि वो इक्वली इनहेंस करता है फॉरवर्ड और रिवर्स रेट को।